बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई को ज़बरदस्त तैयार कर रहे होंगे। आपको फिजिक्स में पूरा सपोर्ट मिले इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये गोल्ड सीरीज़ है, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में जब भी आप 150 के आसपास 150 के आसपास स्कोर करते हैं ना, तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो सपना है वो साकार करना बहुत आसान होता है। फिजिक्स में नॉर्मली जो आप हैं वो जी चुराते हैं। इस वजह से अगर ऐसा हो गया कि फिजिक्स में 85 नंबर आपको मिल पाए तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बायो में 360 में 360 आ जाएं, केमिस्ट्री में 180 आ जाएं और फिजिक्स में 50 आ जाएं, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 590 आएगा और 590 पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो इट इज़ बेटर, इसकी की क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बैलेंस अप्रोच। तो बैलेंस अप्रोच के तहत आप बायो पढ़ते रहिए, लेकिन केमिस्ट्री को और फिजिक्स को स्पेशली, क्योंकि जिससे भागते हैं आप, स्पेशली ध्यान दीजिए, जिससे कि टोटल फिजिक्स में आप 150 प्लस स्कोर कर सकें और 650 का जो आपका टारगेट कम से कम है वो पूरा हो सके। तो आइए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको फिजिक्स आसान लगे, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में आप आसानी से बातों को सीख पाएं और 150 प्लस स्कोर कर पाएं। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टॉप क्वालिटी कंटेंट आसान भाषा के लिए। तो आज हम लोग डिस्कशन में हैं चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर को, और ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये क्लास 12 बोर्ड्स के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए है। तो आपके लिए है। ये 5 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया था। आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जो है पीएन जंक्शन को लेकर, या पीएन जंक्शन एज ए डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक, और इससे पहले के वीडियो या इसके बाद के वीडियो भी आपको जल्दी, पहले के वीडियो आ चुके हैं और बाद के वीडियो जल्दी ही मिलेंगे। ये मैंने क्या किया कि मैंने आपके लिए ना क्लास 11th की फिजिक्स नीट के लिए और क्लास 12 की फिजिक्स लास्ट चैप्टर चल ही रहा है, ये पूरी लगभग कंप्लीट कर दिया। अब इसको खोजने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने क्या किया है, गूगल शीट में यहाँ पर चैप्टर का नाम और उसके सामने लिंक इसका लगा दिया है, जैसे आप आसानी से खोज पाएं। और इसको नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। तो ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी में, जैसे आप देखें, ये फोटोग्राफ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पार्ट 1 यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपको देखना है तो ये प्ले बटन को आप क्लिक कर देंगे और ये वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी में ये तो वीडियो मौजूद हैं ही, साथ में जो आने वाले वीडियोस होंगे हमारे, जैसे कि वन शॉट वीडियो आपके लिए या पीवाईक्यू की सीरीज, सब यहाँ पर लिंक सबके पेस्ट हो जाएंगे। आप आसानी से क्लिक करके इनको देख पाएंगे और आपको बहुत समय वेस्ट होएगा ही नहीं आपका। तो ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर अगर पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल पे जाइए, होम पेज पे लिंक दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी यहाँ जो दिख रही पहली वाली, क्लिक करते ही आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का ये कहना है कि फिजिक्स आप बड़ी आसान भाषा में पढ़ा देते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से। वही काम मुझे आपके साथ करना है और मैं करके रहूँगा, जिससे फिजिक्स का डर आपसे दूर भाग जाए और आप 150 प्लस आसानी से स्कोर कर पाएँ। तो ये इसके अलावा इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसके नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। अरविंद एकेडमी का एक ऐप भी है, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें, इसके स्टोर सेक्शन में जाकर देखें। कुछ ऐसे आपको कोर्सेज मिल सकते हैं जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा कर सकते हैं। आइए पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। ये है पीएन जंक्शन। देखिए, सेपरेटली इससे पहले हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अलग अलग उसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड होता है। पीएन जंक्शन का इस्तेमाल बहुत तगड़ा होता है, या पीएन डायोड का इस्तेमाल जो पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं? हम लोग पी और एन लाकर आपस में जोड़ नहीं सकते हैं कि पी इधर लाया, एन इधर लाया और फेविकोल या कोई फिक्स से उठा के जोड़ दिया, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो हम एक ही हम लोग स्लैब लेते हैं,
वो मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके एक पार्ट को पी से हाईली डोप कर देते हैं तो पी एन बन जाता है। या पी टाइप ले लीजिए, उसको एक तरफ एन टाइप कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये उठा के आपने एक स्लैब लिया और ये मान लीजिए एन टाइप था, अब यहां पर पी डोपिंग कर दी तो ये पी बन गया, एन बन गया। जोड़ा नहीं है, एक साबुत है, ये एक ही गुटका है, ऐसा समझ लीजिए आप, एक ही सॉलिड है, इसको चिपकाया नहीं गया है। ठीक, तो आप एन टाइप ले लीजिए तो पी टाइप डोप कर दीजिए। अगर ये पहले से पी टाइप है तो पी टाइप पहले से है, एन टाइप की इधर डोपिंग कर दी तो पी एन जंक्शन बन गया। ये पी एन जंक्शन बन जाता है। और जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो उसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे और जो मैं अलग से आपको समझाऊंगा भी। ठीक, आइए चलते हैं आगे की बात समझते हैं। तो ये जो पीएन जंक्शन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस्तेमाल होगा, डायोड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया होता है, अभी आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो पीएन जंक्शन जब फॉर्मेशन होता है तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट करंट यहाँ आपको मिलती हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। वो क्या होती हैं? चार मेजर घटनाएं घटती हैं यहाँ पर। एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होती है ड्रिफ्ट करंट, फिर उसके बाद हो जाता है आपका डिप्लीशन लेयर बन जाती है और पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये चारों बातें क्या हैं इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना रखे हैं जहां पर मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा। पहले समझ लीजिए, ये मैंने पी टाइप एन टाइप दिखा रखा है। पी टाइप दिखाने का तरीका, एक्सेप्टर आयन और साथ में ये होल लगे हुए हैं, एक्सेप्टर आयन और होल। ठीक, तो ये पी टाइप हो गया। एन टाइप में क्या दिखा, ये हो गए डोनर आयन और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रिकली सेमी न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली सेमी न्यूट्रल है। अब यहाँ पर जब ये हाईली डोपिंग रहती है, पी टाइप की मान लीजिए है, तो होगा क्या कि इसके बीच में इस दो वाइट कलर की लाइनों के बीच में फोकस कीजिए, क्योंकि ये होल इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है और कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये होल डिफ्यूज करने लगता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, या कह दीजिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगता है होल की तरफ। होल डिफ्यूज कर रहा है पी से एन की तरफ, पी टाइप से एन टाइप की तरफ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है एन से पी की तरफ। तो ये डिफ्यूजन की वजह से ये जो जाना शुरू होते हैं होल को हम ट्रीट करते हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन तो हमारी करंट की डायरेक्शन ली जाती है। तो यहां पर ये इस करंट को नाम देते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट, क्योंकि होल मूव कर रहे हैं पी से एन। तो पी से एन जो मूव कर रहे हैं वो एक डिफ्यूजन करंट बहुत तेजी से फ्लो करने लगती है, और ये प्लस वाला होल मूव कर रहा है तो वही डायरेक्शन होगी पी टू एन डिफ्यूजन करंट। अब जैसे जैसे ये डिफ्यूजन करंट काफ़ी तेजी से बड़ी होती है, और होता क्या है इसके बाद देखिए, यहाँ पर जब ये होल इससे मिलने लगते हैं तो यहाँ पर ये जो आयंस हैं आपके, ये प्लस वाले दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी इकट्ठा होने लगते हैं। ये जो आपको डोनर आयन दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस डोनर आयन और ये माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता प्लस से माइनस की तरफ। ये देखिए, प्लस से माइनस की तरफ, हटाओ इसको, प्लस से माइनस की तरफ, होल प्लस इस प्लस से माइनस की तरफ। तो जो यहां कोलिजन की वजह से, इनके कोलिजन की वजह से होल इलेक्ट्रॉन से मिल रहा था, उसको ये धक्का मारने लगता है, इधर ड्रिफ्ट करने लगता है। क्योंकि हमेशा आपको मालूम है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव करता है। होल को आप एक पॉजिटिव चार्ज माने हुए हैं, तो होल क्या करेगा, यहां पर इसको होल को ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा। अब ये होल इधर से इधर जा रहा है तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो शुरू में डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होती है, होल पी से एन जा रहे होते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है आपकी ड्रिफ्ट करंट बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि एन से पी की तरफ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब ये ड्रिफ्ट करंट ग्रो करती जाती है। मान लीजिए शुरू में डिफ्यूजन करंट यहां थी, ड्रिफ्ट यहां थी, तो ये डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है, डिफ्यूजन करंट घटती जाती है, और एक समय आता है दोनों सेम हो जाती हैं। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को वो खत्म कर देती हैं। उस समय आप मान लीजिए नेट करंट विल बी जीरो। वो होती इक्विलिब्रियम की स्टेज। बात समझ में आ रही है? शुरू में डिफ्यूजन करंट काफी ज्यादा, ड्रिफ्ट करंट कम, और जैसे जैसे समय, ये बहुत ही कम समय में ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगती है, डिफ्यूजन घटने लगती है। जैसे ही दोनों बराबर होती हैं एक दूसरे को खत्म कर देती हैं, क्योंकि वो
उनका डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होता है। इस वजह से आई नेट आपको 0 मिलने लगती है। कब पर? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप देखेंगे कि यहां पर कोई करंट नहीं है, जो कि डिफ्यूजन करंट को नॉर्मली IDF से लोग दिखाते हैं और ड्रिफ्ट करंट को IDR से। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो IDF इज इक्वल टू IDR के बराबर हो जाएगा, यानी आई नेट की बात करें तो आई नेट विल बी 0। बात समझ में आपके आ गई। और उस कहानी में यहां पर ये आयंस बचते हैं, कोई इफेक्टिव मूवेबल चार्ज नहीं मिलता। तो ये जो आयंस हैं यहां पर कहा जाता है कि ये रीजन डिप्लीटेड फ्रॉम चार्जेस है। अब आप सोचेंगे ये तो चार्ज है ना, ये चार्ज आयन वाले चार्ज हैं, इमोबाइल चार्ज हैं, चल नहीं सकते हैं ये। तो जब ये चल ही नहीं सकते हैं तो हमारे किस काम के हैं? तो ये आयन ही आयन है। तो ये कौन से चार्ज हैं? आयन हैं जो चल नहीं सकते, इमोबाइल। इसीलिए हम बोलते हैं डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज। डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज का मतलब वो चार्जेस जो मूव कर सकते थे वो यहां पे नहीं है। डिप्लीट कर जाने का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है? डिप्लीट कर जाना यानी खत्म हो जाना। तो यहां वाले रीजन से जो मूव करने वाले चार्जेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जहां पर मोबाइल चार्जेस जो मोबाइल हो वही उपलब्ध नहीं होते हैं। ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ये इमोबाइल आयंस हैं, दिख तो रहे हैं लेकिन चल नहीं पाएंगे, ठीक? और इसी वजह से ये देखिए डिप्लीशन रीजन बन जाती है। और यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस, लेकिन पोटेंशियल भी ज्यादा से कम इधर की डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पोटेंशियल बैरियर इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए, कहना चाहिए तो नाम बैरियर पोटेंशियल है इसलिए P लिख दिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या पोटेंशियल बैरियर का समझ लीजिए डायरेक्शन हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। इसी एक स्लाइड के अंदर चारों घटनाएं मैंने आपको बता दी हैं जो आपके काफी काम आएंगी, ठीक है? बात समझ गए होंगे। यही अगली 3-4 स्लाइडों में यहां पे लिखा है थ्योरी के रूप में। जो डिप्लीशन रीजन होता है वो करीबन 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और सारी बात मैंने जो एक्सप्लेन की वो आसानी से आप फोटो में समझ गए होंगे। अब यहां पर ये जो ग्राफ बने हुए हैं, अच्छा एक बात और देख लीजिए, जो बैरियर पोटेंशियल होता है जर्मेनियम के लिए वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल। यानी किसी भी करंट को फ्लो करना है तो वो जो स्पीड ब्रेकर बैरियर पोटेंशियल आ गया है उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए इन केस ऑफ सिलिकॉन, तब वो करंट फ्लो हो पाएगी। और इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.3 वोल्ट से ज्यादा होगी तब करंट बहनी शुरू होगी, उससे पहले करंट की वैल्यू ज्यादा आपको नहीं दिखेगी। ये कुछ ग्राफ हैं डिप्लीशन रीजन में। ये देखिए सेंटर का पॉइंट है, ये P रीजन, ये N रीजन। तो जैसे जैसे शुरू में आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, मतलब डिस्टेंस P से N की तरफ चलते हैं आप, शुरू में पोटेंशियल देखिए कुछ चेंज नहीं होता, फिर तेजी से चेंज होता है, फिर फ्लैट हो जाता है। ये डिस्टेंस और पोटेंशियल का ग्राफ है, ये डिस्टेंस और चार्ज डेंसिटी का है। यहाँ पे देखें तो माइनस चार्ज मिलेगा P टाइप में, पहले ही फोटो आपने देखी थी, और जब N टाइप में जाएंगे तो प्लस चार्ज मिल जाएगा। ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है P से N की तरफ जाने में। तो इन ग्राफ को भी नजर मार लीजिए, बाय द वे सवाल आ जाए तो इसका जवाब आप दे पाए। उसके बाद डिफ्यूजन करंट, ये मैंने आपको समझा दी थी कि डिफ्यूजन करंट क्या होती है। और इसी के बाद ड्रिफ्ट करंट भी लिखी होगी, वो भी आप जानते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पर दोनों बराबर हो जाती हैं, IDF बराबर IDR, यानी नेट करंट विल बी 0। और ये जो PN जंक्शन बनता है, ये PN जो डायोड बनता है, इसी को हम बोलते हैं डायोड। ये PN जंक्शन वाले मामले को ही हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड को कैसे आपको दिखाया जाता है? ये जो होता है यहाँ पे मेटलिक कैप होता है मेटल का, और साइड में ये दोनों निकले होते हैं यहाँ पे तार फिलामेंट जोड़ने के लिए। तो ये हो जाता है आपका सेमीकंडक्टर डायोड, बीच में डिप्लीशन रीजन, मेटलिक कॉन्टैक्ट, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है PN
सेमीकंडक्टर डायोड का, और ये P से N की तरफ करंट फ्लो होती है, इसलिए ये एरो भी वैसे ही लगा है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने यही समझा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाती है तो P से N की तरफ एरो का डायग्राम ऐसे ही लगा दिया गया है। ये सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक कदम और आगे बढ़ाते जाते हैं, यही बात देखिए यहां पर लिखी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और डायोड की बातचीत। अब इसकी बात करते हैं बाइसिंग की। तो जो बाइसिंग ऑफ जंक्शन डायोड क्या होता है? बाइसिंग का मतलब होता है बाहर से आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज या बैटरी लगा रहे होते हैं, सिंपल भाषा में, तो जब बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइसिंग करना। ये बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। मैं यही बता देता हूं जिससे आगे की वो चर्चा आसानी से हो जाए। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो पीएन जंक्शन होता है जैसे P और N, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, P वाले को प्लस से N वाले को N। ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग मतलब वोल्टेज लगाना, फॉरवर्ड मतलब इस तरीके से लिख दोगे। और एक रिवर्स बाइसिंग होती है जब आप P और N है और बैटरी को आपने ये देखिए उल्टा लगा दिया है, इस प्लस वाले को N से और इस माइनस वाले को P से, दैट इज रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। तो आप फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग समझ गए होंगे, किसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जा रहा है और किसे रिवर्स बाइसिंग कहा जा रहा है। और फिर फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग लगाने के बाद हम V पोटेंशियल और करंट में ग्राफ खींचते हैं, ये कैसे कैसे V को बढ़ाने घटाने पर I पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो VI ग्राफ को हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। बस ये मामला यहां पर इतनी बात सेटल हो जाती है। बाइसिंग क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग क्या है, और VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ खास चीज नहीं होती है, आप नोट कर लीजिए। VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब VI ग्राफ बनाना। तो अब ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर हम लोग आ गए। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे ये सेमीकंडक्टर था PN टाइप मैंने दिखाया था, P वाले को प्लस से जोड़ दिए हैं और माइनस को N वाले से जोड़ दिए हैं। अब इसमें क्या होता है, जब PN जंक्शन आप बनाते हो तो जो डिप्लीशन रीजन होती है वो पहले से उसकी विड्थ कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, ये P वाले जो होल्स है वो आगे पुश हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लीशन रीजन या लेयर आप बोल लीजिए, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाती है, यानी जो रेजिस्टेंस है यहां बैरियर पोटेंशियल वो भी डिक्रीज हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल विल ऑल्सो डिक्रीज और रेजिस्टेंस एट जंक्शन एट PN जंक्शन will also decrease। यानी ये जो करंट, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये होल्स पुश किए जा रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी। तो करंट विल भी, यहां पे खत्म हो गया जगह, तो करंट जो होती है बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जानते ही हैं, P टाइप में होल्स, N टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी, और ये जो करंट की वैल्यू होती है वो I इन मिली एम्पियर होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये कई बातें मैंने आपको लिख दी यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये बेटा था 5वां पॉइंट। इन 5 पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिएगा आप, ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। मैं हट जाता हूं, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे। तो यानी कि होल्स जो होते हैं P वाले वो इस तरह से मूव करने लगते हैं, ऐसा समझ लें बराबर के लिए। इतनी घटनाएं वहां पर होती हैं जो आप देख पाए होंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये घटनाएं होंगी। रिवर्स बाइसिंग की बात करें जो अगर हम लोग, तो रिवर्स बाइसिंग में जैसा आपको समझाया था कि P वाले को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो और N वाले को
पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो तो बन जाएगी रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे रिवर्स, ये देखिए P वाले को माइनस से जोड़ दिए, N वाले को प्लस से जोड़ दिए। इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन मैं यहाँ पे इंसर्ट करके लिख देता हूं, इन रिवर्स बाइसिंग जो डिप्लीशन रीजन होता है उसी का उल्टा हो जाएगा पहले वाले का। डिप्लीशन रीजन आपका बढ़ जाता है, चौड़ा, विड्थ बढ़ जाएगी। इसका मतलब है विड्थ इंक्रीजेस, विड्थ इंक्रीजेस, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जाएगी बढ़, और साथ में क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस एट पीएन जंक्शन वो भी आपका बढ़ जाएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका बढ़ जाएगा। इस वजह से जो करंट यहां फ्लो होती है, करंट बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और करंट की जो वैल्यू होती है, करंट यानी I, वो नॉर्मली यहां पर माइक्रो एम्पियर में होती है। एक कोई 5 पॉइंट थे, एक पॉइंट वहां से मिस कर गया, देखो क्या लिखा था तो वो मैं बता दूं आपको। 4 तो मैंने लिख दिए हैं, 5वां ध्यान नहीं आ रहा एक झटके में। तो बैरियर पोटेंशियल मैंने, हाँ, डिप्रेशन नहीं, बैरियर पोटेंशियल शायद, बैरियर पोटेंशियल नहीं, टोटल पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये 4 ही पॉइंट यहाँ कहाँ गया, 4 ही पॉइंट लिखना ठीक होगा, क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल लिखे तो चाहे बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। बेसिकली क्या होता है कि जो आप बाहर से पोटेंशियल लगाते हैं वो उसी डायरेक्शन में होता है, जैसे ये था ना, ये देखिए डिप्लीशन रीजन था, P टाइप, N टाइप, और यहाँ माइनस वाले थे और यहाँ होल थे, यानी प्लस लिख देना चाहिए हमको। ये देखिए अब यहां पर इसका बैरियर पोटेंशियल VB का, ये समझिए इस डायरेक्शन में था, और आपने क्या किया है, इस तरह से यहां पे रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल सेटअप किया। तो ये पोटेंशियल किधर है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसकी भी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ लो, ये EB वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ लो, ये एक्सटर्नल पकड़ लो, तो दोनों की सेम है। इस वजह से यहां पर ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो नेट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। किन दोनों की हम बात कर रहे हैं, एक इसका बैरियर पोटेंशियल वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक जो बैटरी लगाए हैं वो किस दिशा में झोंक रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये बैरियर पोटेंशियल यहां बढ़ जाता है। तो ये कुछ बातें, 4-5 बातें यहां भी मैंने लिख दी हैं, इनको आप रिवर्स बाइसिंग में जरूर ध्यान रखें, है ना। और यहां खास कर देखिए जो यहां पर करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, इसलिए माइक्रो एम्पियर में होती है, बात ध्यान रखिएगा। और इसका शायद सर्किट डायग्राम आगे है या पीछे था, वो सर्किट डायग्राम भी कभी, अच्छा, VI कैरेक्टरिस्टिक में होगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। चलते हैं एक कदम आगे, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल है इसके बाद एक छोटा सा, उसको कर लेंगे, बड़ा ही सरल न्यूमेरिकल। लिखा फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। पहले इन्होंने बोला है पहले में कि VP इज ग्रेटर देन VQ, ये पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो उस पोटेंशियल में देखिए ये जो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल यहां प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अब जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तो आप मोटे तौर पे ये मान के चलें कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट अलाउड होती है, और रिवर्स बाइसिंग में करंट, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में बहुत ही कम होती है, नहीं होती है, लगभग नहीं अलाउड होती। इसी प्रॉपर्टी का फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट अलाउ करेगा डायोड, रिवर्स बाइसिंग में करंट अलाउ नहीं करेगा डायोड। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम रेक्टिफायर के लिए करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है अभी आपको बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे रेक्टिफायर का मतलब है AC करंट को या वोल्टेज को DC करंट या वोल्टेज में बदल देना। तो इस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंस जो भी है,
वो आपको रेक्टिफायर कहलाता है। तो रेक्टिफायर किस चीज पर बेस्ड है? प्रिंसिपल पे फॉरवर्ड बायसिंग में करंट डायोड अलाउ करेगा, रिवर्स बायसिंग में डायोड करंट अलाउ नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, तो आई इज अलाउड, करंट फ्लो होगी, यानी यहां से दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। खुद का जो रेजिस्टेंस है जब तक दिया ना जाए हम मानते हैं जीरो रेजिस्टेंस है डायोड का। तो ये रेजिस्टेंस दोनों काम के हो गए। तो पैरेलल में है तो क्या निकालना था भाई? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। उस समय आर नेट की वैल्यू कितनी हो गई? दोनों पैरेलल में है तो 12 × 4 अपॉन 12 + 4, तो ये हो गया आपका 48 अपॉन 16, वैल्यू आ गई 3 ओम। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। नंबर 2 की बात कर लें हम लोग। अगर नंबर 2 में बोला है Vp इज लेस देन VQ, उस समय अगर Vp की वैल्यू लेस देन VQ होगी तो यहां पर आपका माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो गया। तो इन सेकेंड केस डायोड इज इन रिवर्स बायसिंग, I इज 0, ये समझ लें, I अलाउड नहीं हो उस समय। तो जब इससे करंट जाएगी ही नहीं तो ये रेजिस्टेंस होना ना होना बात खत्म, केवल एक रेजिस्टेंस रह गया। तो I नेट की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? 12 ओम इज द आंसर। बात समझ में आई होगी। जहां पे करंट को अलाउ कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, जहां पर करंट नहीं जा पा रही है उस रेजिस्टेंस को एग्जिट करा देंगे इस सर्किट से। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल जहां तक और है इसके बाद उसको भी हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे या आप स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे। कंसीडर द सर्किट डायग्राम शोन बिलो। 2 एमीटर्स A1 एंड A2 आर कनेक्टेड अक्रॉस ए डायोड। ये A1 और A2 ये डायोड के अक्रॉस हमने लगाए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दीज 2 एमीटर्स। इन 2 एमीटर्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमको बताने का है। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर्स, मीटर्स के रेजिस्टेंसेस को छोड़ देने का है। ठीक, अब यहां देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस की वजह से ये सिरा हो गया प्लस और ये सिरा हो गया इससे कंपैरिजन में माइनस, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो गया। देखिए पीएन तो इधर होता है ना, तो ये उल्टा लगा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव होता तब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, रिवर्स बायसिंग में, यानी इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। तो रीडिंग ऑफ A1 कितनी होगी? रीडिंग ऑफ A1 इज इक्वल टू 0, नो रीडिंग। आप जो भी बोलें कोई रीडिंग नहीं है या 0 पर लटके हुए भाई साहब हैं ये। रही बात दूसरे की, इसकी, तो इसमें करंट जाएगी और यही रेजिस्टेंस हमारे काम का है। तो V इज इक्वल टू IR लगा दो फॉर A2, V इज इक्वल टू IR, करंट निकालना तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 5 वोल्ट, R है 20, तो 1/4 यानी 0.25 एम्पियर की आपकी ये रीडिंग आ गई, रीडिंग ऑफ A2। ये आंसर आ गया। देखिए कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी अगर थोड़े लॉजिक आपने क्लियर कर रखे हैं, और मैं क्लियर करूंगा एकदम आसान भाषा में। इससे क्या होगा, एक तो फिजिक्स आने लगेगी और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं बात करता हूं तो आपको मजा भी आएगा, पढ़ने का दिल भी करेगा। ये 2 काम अगर हो गए कि कोई चीज आने लगे और पढ़ने का दिल करने लगे, या पढ़ने का दिल करने लगे वो चीज आने लगे, तो फिर भाई उस पर महारत तो हो ही जाएगी आपकी, उसमें क्या है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, सवाल को समझ भी पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। वोल्टेज करंट कैरेक्टर, ये VI कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग जब आप लगाते हैं तो VI के बीच का ही जो ग्राफ होता है उसे ही VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। नाम से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये VI ग्राफ जो होता है वो हम बना देंगे। चलिए फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में देखिए
ये फॉरवर्ड बाइसिंग का सर्किट डायग्राम भी आपसे पूछ लेते हैं, और ये VI कैरेक्टरिस्टिक है इन दी फॉरवर्ड बाइसिंग। मैं थोड़ा सा कलर बेटा यहाँ पर हरा ले लेता हूँ, गाढ़ा, जैसे वाइट पे लिखूँ तो दिखाई पड़ जाए आपको आसानी से। तो यहाँ पर देखिए ये PN जंक्शन है, हमें वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगाना है, और यहाँ पर आपके फॉरवर्ड बाइसिंग में एमीटर मिली एम्पियर वाला लगाना, ध्यान रखिएगा। रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर वाला लगाना है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरी की वजह से करंट फ्लो होती है। तो ये यहाँ पर हमने एक लगा दिया मिली एम्पियर वाला एमीटर, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, तभी फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगी। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और इस N वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, इसलिए माइनस इधर लगा दिया। तो दिस इज द सर्किट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग करंट। P को प्लस से जोड़ना है, और ये पोटेंशियल डिवाइडर लगाया है क्योंकि आपको डिफरेंट V पर रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो रीडिंग बदलने के लिए, डिफरेंट V लगाने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर आपको चाहिए, इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर लगाया है। कौन सी बड़ी बात। अब जब यहाँ पे धीरे धीरे पोटेंशियल हम पोटेंशियल डिवाइडर से बढ़ाते हैं, तो ये सिलिकॉन, ये जर्मेनियम का केस लिखा है, ये जर्मेनियम का लिखा है, ये जर्मेनियम के लिए एग्जांपल है। तो धीरे धीरे जब आप करंट बढ़ाते, वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये देखिए ग्राफ है, फॉरवर्ड वोल्टेज V और ये करंट इन मिली एम्पियर। जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो शुरू में करंट नहीं बढ़ती, बहुत ही कम, क्योंकि आपने देखा था कि जर्मेनियम के केस में जो रिवर्स पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट का होता है। तो यहाँ 0.3 वोल्ट तक बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, लेकिन जैसे ही उसके आगे आप जाते हैं 0.3 वोल्ट से ज़्यादा, करंट एक्सपोनेंशियली भागने लगती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ शुरू में करंट का ना बढ़ना, कहाँ तक, जहाँ तक जिस पॉइंट तक ना बढ़े और जिस पॉइंट से पढ़ना शुरू करे, इस पॉइंट को, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, है ना, या थ्रेशोल्ड या नी वोल्टेज। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये है कट इन वोल्टेज, आगे लिखा भी है, या हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ये नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज क्या है, जिस वोल्टेज पर तेजी से करंट बढ़ने लगती है, उससे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट नहीं बढ़ती। जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। ठीक, यहाँ कहीं लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, बात समझ में आपके आई होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जर्मेनियम वाला वही सेम चीज़ है, तो मैंने बता दी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, एक तीसरा नाम भी है इसका, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ये कहानी रहती है जहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बढ़ना शुरू होती है। ये करंट इस तरह बढ़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0.3 जर्मेनियम के लिए और 0.7 सिलिकॉन के लिए। तो ये बात पकड़ के रखिए, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी थी। रिवर्स बाइसिंग में आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि हम जो पोटेंशियल लगाएंगे वो P को माइनस से जोड़ेंगे और N को प्लस से। तो यहाँ देखिए सिस्टम में यहाँ पर P को आपने जोड़ा है ये माइनस वाली बैटरी से और N को जोड़ा है प्लस वाली बैटरी से। माइनस है, ये प्लस है। ये नापने के लिए वोल्टेज, और ये मिली एम्पियर नहीं होगा, यहाँ ये माइक्रो एम्पियर होगा, क्योंकि इसमें जो करंट होएगी वो बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो होती है। तो माइक्रो एम्पियर से करंट, माइक्रो एम्पियर से नपाई करते हैं इसकी। ठीक, ये हो गया इसका क्या बोलना चाहिए, सर्किट डायग्राम। और यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, इसमें क्या कहानी होती है, माइक्रो एम्पियर में है और देखिए वैल्यू बहुत कम है, ये केवल 0 से 2 है, उसमें भी काफ़ी कम करंट है। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते हो, रिवर्स का मतलब उल्टा जो वोल्टेज लगाए हो, इसी को बढ़ाते जा रहे हो, तो जो आप करंट देखते हो वो लगभग बढ़ती ही नहीं है। ये देखिए ये जो करंट दिख रही है, दिस इज नियरली कांस्टेंट, यानी वोल्टेज जब आप बढ़ा रहे हैं बहुत कम करंट, लगभग ना के बराबर, जो छोटी मोटी करंट आपको निकलती दिखती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। इस करंट में परिवर्तन लगभग नहीं होता और एक समय ऐसा आता है वोल्टेज आप बढ़ाते जाते हैं कि यहां पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, भड़बड़ा के करंट बहुत बढ़ जाती है
उस समय जो कोवैलेंट बाउंडिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो टूट जाती है, बहुत सारे चार्ज कैरियर उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहां पर ब्रेकडाउन, जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा सेमीकंडक्टर, तो वो सेमीकंडक्टर नहीं रह जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, तो जल जाएगा, नहीं जलेगा तो एज ए कंडक्टर काम करने लगेगा, जो उसकी अपनी खूबी थी वो खत्म हो जाएगी। सेमीकंडक्टर की खूबी क्या होती है? कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसीलिए हम उसको चाहते हैं कि हम जितना चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें, उतने चार्ज कैरियर इधर से उधर जाएं। वो उसके अंदर प्रॉपर्टी, मतलब वो एक ऐसा पागल हाथी हो जाता है। जैसे हाथी होता है ना, टेम किया हुआ हाथी रहता है, तो महावत जो होते हैं, महावत जो हाथी चलाते हैं, वो अब तो कम होता है, लेकिन हाथी को पहले किसी सेरेमनी वगैरह में माला पहनाने में, ये सब में इस्तेमाल किया जाता था। या पुरानी पिक्चरें बाहुबली वगैरह देखी होंगी, तो हाथी उसमें दोस्त होता था, राजा महाराजा को माला पहनाता था। लेकिन हाथी अगर पागल हो जाए, टेमनेस खत्म हो जाए, टेमनेस का मतलब पालतू जो बनाया जाता है, जो हमला ना करे इंसानों पर, वो खत्म हो जाए तो वो जंगली जानवर हो जाएगा, फिर, है ना, हमारे काम का नहीं रह जाएगा। खैर एनीवे, आप समझ गए होंगे, जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। और ये लिखा, एंड दिस वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये आपकी जो है वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट जो है, रिवर्स करंट है, ये भड़बड़ा के फ्लो कर जाती है। तो ये आप ये भी जो करंट देख रहे हैं ना, ये जो करंट, ये लगभग सैचुरेटेड ही करंट है, ये आपको वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ नहीं रही है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट आप कह सकते हैं। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मतलब नीचे और ज़्यादा करंट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है ये रिवर्स बाइसिंग भी समझ गए होंगे आप। और ये खूबी कुल मिला के ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट अलाउड है, रिवर्स बाइसिंग में करंट अलाउड नहीं है, बहुत ही कम करंट है, लगभग नहीं के बराबर। ठीक, अब अगली बात यहां पर ये देखिए लिखा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि करीबन 10% का राइज अगर डिग्री सेंटीग्रेड में राइज कर देंगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू नियरली डबल हो जाती है। और अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो फूक जाएगा, या उसमें सेमीकंडक्टर सिंपली चेंज हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर दोनों ही कांड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब ये जो रिवर्स बाइसिंग में जो कांड हो रहा है ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है। एक ब्रेकडाउन होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन होते हैं। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा देते हैं, रिवर्स वाला जो रिवर्स बाइसिंग में लग रहा है, रिवर्स बाइसिंग में आप तगड़ा सेल लगाते चले जा रहे हैं, तो जब तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग ही टूट जाता है, तो चार्ज कैरियर्स की बहुतायत हो जाती है। इसलिए आपको जो करंट मिलती है जीनर ब्रेकडाउन पर वो बमक के मिलती है, बहुत सारी मिलती है ना, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो शामिल है, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो कोवैलेंट बॉन्ड ही टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए रिवर्स जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है वो बहुत तगड़ा लगा दिया था, तो सेमीकंडक्टर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया। दूसरा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है कि जब आपका ज़्यादा आप रिवर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सेल लगाते हैं तगड़ा वाला, तो उस समय जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनको ज़्यादा माइनॉरिटी वाले को सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत तेज़ी से जाते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी से। जब वो हाई काइनेटिक एनर्जी से जाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों से जाके टकरा जाते हैं और वो कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाता है। उस तरह का ब्रेकडाउन होता है। तो दोनों में ब्रेकडाउन है, लेकिन दोनों में अलग है। ये हाईली डोप्ड मटेरियल में होता है ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, और ये लाइटली डोप्ड मटेरियल में होता है। जो डोपिंग लाइट होती है वहां पे एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। समझ में आया एवलांचे ब्रेकडाउन में कि माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसकी स्पीड बढ़ गई काफी, जाकर कोवैलेंट वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से टकराया और वहां से कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ दिया उसने। ठीक, ये कहानी इसमें हो जाती है और ये चैन रिएक्शन बन जाती है जिससे कि ये एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ब्रेकडाउन का मामला है, हाईली डोप्ड मटेरियल है तो जीनर ब्रेकडाउन, और अगर
लाइट डोप्ड मटेरियल है तो ये एवलांच से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन की बात भी समझ गए होंगे अब इसके बाद डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात देखते हैं, क्योंकि आप ये जो सेमीकंडक्टर डायोड आपको फॉरवर्ड, ये एक साथ बना हुआ है, फॉरवर्ड बायसिंग और ये रिवर्स बायसिंग। आप देखेंगे तो यहाँ पर ओम्स लॉ सीधे नहीं लगेगा, क्योंकि ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसलिए इसकी जगह जगह अगर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जगह जगह इसका रेजिस्टेंस बदलता है, तो डायनेमिक हो गया। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से इसको पहचानेंगे। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का रेशियो इज नोन एज ए डायनेमिक रेजिस्टेंस। और द रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व वेयर डायनेमिक रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, जहां पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज हो जाता है उस रीजन को बोलते हो लीनियर रीजन ऑफ जंक्शन डायोड, वो लीनियर रीजन कहलाता है। तो ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस की बातचीत हो गई। अब शुरुआत हो जाती है पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। तो यहां पर देखिए रेक्टिफायर का मतलब क्या है, रेक्टिफायर करता क्या है, जैसे मैंने बताया था एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में तब्दील करेगा, यानी एसी वाली जो गड़बड़ी सोची जा रही है उस गड़बड़ी को हटाकर डीसी के रूप में लाएंगे। तो इसी चीज को एसी की प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सही करना, तो एसी की प्रॉपर्टी को सही करके हम डीसी ला रहे हैं। तो रेक्टिफायर क्या करेंगे, एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में बदलेंगे, उसे बोलते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम आता है उसका नाम है डायोड, वही पीएन जंक्शन। वो डायोड में प्रिंसिपल क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ करना और रिवर्स बायसिंग में करंट अलाउ नहीं करना। दिस इज द प्रिंसिपल। एक लाइन में समझ जाओ, पूरी कहानी इन्होंने जो लिखी वो अलग की बात है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, और इसी खूबी का हम रेक्टिफिकेशन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो करंट जाएगा और रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं जाएगा। अब ये जो रेक्टिफायर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों ही कोर्स में है, नए कोर्स के हिसाब से भी। तो आइए फटाफट उसको देखते हैं। ये पहला वाला आपको दिख रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव क्यों कहते हैं भी आप देखेंगे, ये सर्किट डायग्राम है इसका। तो यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं हम लोग, एसी सप्लाई यहां पर दे रहे हैं और यहां पर भी एसी सप्लाई मिली। एक जगह डायोड, ये क्या है, डायोड लगा देते हैं। अब देखिए ये यहां पर एक बार जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो जब ये प्लस होगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहां से देखिए माइनस लगा हुआ है, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो करंट यहां पर पास हो गई। लेकिन किसी क्षण में रेड कलर लेता हूं अब, फिर ये पलटेगा आधी साइकिल में, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, क्योंकि एसी में तो ऐसा ही होता है ना, आधी साइकिल प्लस माइनस, आधी साइकिल उल्टी उसकी। तो जब ये प्लस माइनस होगा तो उस समय यहां पर हो जाएगा ये हिस्सा प्लस और ये हिस्सा माइनस, ये इसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग है। तो ये देखिए यहां पर ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, तो ये इस समय रिवर्स बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो जब आधी साइकिल में करंट, ये लोड लगा हुआ आउटपुट जहां से लेना है, आधी साइकिल में आपको आउटपुट मिल रहा है और लाल वाले में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो एक ग्राफ मिलता है, जो आपको आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट इस प्रकार का मिलता है। जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा पॉजिटिव में, तो आपको यहां पर देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में था, तो ये आपको आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस आरएल, या जिसे लिख दीजिए आउटपुट वोल्टेज, यहां पे इस कलर से दिखेगा नहीं लगता है, आउटपुट वोल्टेज, और इसको लिख सकते हो वोल्टेज एट ए का मतलब यहां पर ये पे वोल्टेज कौन सा है। तो जब ये पॉजिटिव वोल्टेज था तो ये आपको अलाउड है, जब ये निगेटिव वोल्टेज गया तो ये रिवर्स बायसिंग हो गई इसके लिए। तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट आपको नहीं मिली। फिर अगली साइकिल में फॉरवर्ड बायसिंग हुई तो करंट मिली, फिर नहीं मिली। तो ये जो फुल वेव हमको मिलता था, आउटपुट जब हमको मिला है तो पल्सेटिंग नेचर, ये जो देखिए पल्सेटिंग नेचर है वो तो अलग बात है, हाफ ही वेव मिली है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें ज़्यादा हमको मज़ा नहीं आता, क्योंकि आधी तो वैल्यू हम छोड़ ही दे रहे हैं। तो इसी को
पूरा वेव लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। और ये जो रिपल्स आ रहे हैं, ये है ना, एक कांस्टेंट तो करंट नहीं है, इस रिपल्स को, ये बढ़ाव घटाव की स्थिति को मेंटेन करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है। तो फिल्टर सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर या इंडक्टर लगाते हैं जिसकी वजह से रिपलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। बात समझ में आपको आ रही होगी क्या बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हमें तो ऐसे चाहिए था डीसी, तो ये रिपलिंग इफेक्ट कम हो इसके लिए फिल्टर सर्किट लगाए जाते हैं। फिल्टर सर्किट का मतलब इंडक्टेंस या कैपेसिटर सर्किट के हिसाब से। खैर ये आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन समझे होंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो और ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए उसको, अगर आ जाए तो चिपका दीजिएगा, वो याद करना है टोटल। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। वर्किंग की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हाफ वेव में जो पैरामीटर्स है, जैसे एवरेज आउटपुट कितना आएगा वन साइकिल में, तो आई डीसी का एवरेज आउटपुट है आई नॉट अपॉन पाई के बराबर, वीडीसी वी नॉट अपॉन पाई। आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट आर एफ प्लस आर एल। आर एफ क्या है, डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस। जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में है उस समय उसका रेजिस्टेंस कितना है, और ये लोड का रेजिस्टेंस क्या है, और ये वीडीसी का फॉर्मूला है। तो आपको कुल मिला के ये वैल्यूज थोड़ी सी याद करिए, क्योंकि औरों से आगे निकलना है। ठीक, और भी पैरामीटर्स हैं, वो भी मैं दिखाता हूं जो आपको याद कर लेने चाहिए। याद करने में आप तेज हैं वैसे भी। तो आई आर एम एस की बात करें तो आई नॉट अपॉन 2 हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम लोगों ने एसी 7वां चैप्टर जो पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट, उसमें आई नॉट अपॉन √2 हुआ करता था, वो फुल वेव में मिलेगा। यहाँ हाफ में वो फिगर नहीं है, देखिए आई नॉट अपॉन 2 है और ये वी नॉट अपॉन 2 है। और यहाँ पर देखिए ये रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर है आई ए सी अपॉन आई डी सी, और ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इसकी वैल्यू 1.21 के आसपास होती है। स्मॉलर द रिपल फैक्टर मोर इफेक्टिव विल बी रेक्टिफायर। जितना रिपल फैक्टर कम होगा उतना ही रेक्टिफायर इफेक्टिव हो जाएगा आपका। एसी वाला कंपोनेंट कम होगा तो ये कम हो जाएगा, मतलब ये जो लहर मार रहा है कम मारे। तो आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए और भी पीक इनवर्स वोल्टेज PIV की बात कर रहे हैं, तो द मैक्सिमम रिवर्स बायस्ड वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जीनर रीजन। जीनर रीजन में जाने से पहले जो मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं उसे आप बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, वो V नॉट के यहाँ बराबर दिया हुआ है। एफिशिएंसी क्या है ईटा, ये P आउट अपॉन P नी इंटू 100, और ये करीब करीब आती है तब जब एक्सटर्नल लोड काफ़ी ज़्यादा हो 40.6%, और अगर दोनों लोड आपस में बराबर है तो 20.3%। कुछ फिगर्स याद कर लीजिए आप। द रेशियो ऑफ IRMS एंड IDC को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। इसका फॉर्म फैक्टर है 1.57, इसको पकड़ के रखिएगा 1.57। 1.21 इसका था रिपल फैक्टर, 1.57 है इसका फॉर्म फैक्टर। जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये वैल्यूज बदलेंगी। और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, या हम बोलें कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की। इनपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव में हम देखेंगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के, भी दिखाई पड़ेगा हमको। खैर इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो लिखा है दी अप्लाइड इनपुट AC टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 60 वॉट। अप्लाइड इनपुट AC, द DC आउटपुट दे रखा है 20 वॉट। फाइंड द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर एफिशिएंसी। तो जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, अगर मैं ईटा की बात करूं तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट कितना दिया आउटपुट कितना लगेगा। और डीसी में चाहिए तो डीसी आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर। तो DC आउटपुट पावर क्या है यहां पर 20 वॉट, इनपुट AC पावर कितनी है 60 वॉट इंटू 100। तो ये आप जान गए 1/3 यानी आ गया 33.3%। ये क्या है, दिस इज
रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। अब देखिए अगली बात करी जा रही है, जो बोल रहा है पावर एफिशिएंसी बताओ, तो पावर एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, डीसी आउटपुट पावर, फिर हो गया एसी इनपुट पावर फॉर हाफ साइकिल, इंटू 100%। डीसी आउटपुट पावर कितनी रही, 20, इनपुट आधे में 30 इंटू 100, वैल्यू आ गई 66.67%। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इस तरीके से कहानी बन गई। नोट कर लीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर की चर्चा करेंगे अब, मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के हमें मिलेंगे, एक सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आइए देख लेते हैं दोनों को एक एक करके। तो ये पहली कहानी है फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप सिस्टम। तो जहां पे सेंटर टैप का मतलब है बीच में देखिए इस तरह का एक टैपिंग लगी होती है, ये तो इसको बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। दो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर एक कनेक्शन आप देख लीजिए, एक डायोड ऐसे लगा है, दूसरा डायोड इधर से लगा हुआ है। ये आउटपुट है लोड जो इस्तेमाल करोगे और इसे सेंटर टैप को अर्थिंग करके इस तरह से कनेक्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ को समझाने के लिए मैं ग्रीन ही लेता हूँ पहले। मान लीजिए ये पहले प्लस है, एक साइकिल में प्लस है, बीच वाला हिस्सा इससे कम प्लस होगा यानी माइनस, और ये किनारे वाला 2 माइनस होगा ऐसे। तो इस समय देखिए ये प्लस सिरा प्लस पे कनेक्टेड है और ये सिरा दूसरा वाला देखें तो इसकी अपेक्षा ये माइनस में कनेक्टेड है। तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग में इस समय, तो ये करंट को रिलीज कर, ये क्या देखिए ये डबल माइनस में है और ये सिरा किससे कनेक्टेड है, एक माइनस से, यानी ये यहां का पोटेंशियल ज्यादा कम, इसका पोटेंशियल अपर, यानी ये रिवर्स बाइसिंग में है। तो इस हाफ साइकिल में D1 आपका रिलीज करेगा करंट फ्लो होगी, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ये रिवर्स बाइसिंग में है तो इस समय नहीं होगी। इस हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। फिर आधी साइकिल में ये पलटेगा, तो मैं रेड कलर ले लेता हूं। आधी साइकिल में जब पलटा तो प्लस इधर आ गया, माइनस इधर रहा और डबल माइनस इधर चला गया। एक बार ऐसे ग्रीन वाला, एक बार रेड वाला, उसी एक साइकिल में आधा प्लस आधा माइनस। अब इस सिचुएशन में यहां देखिए ये डबल माइनस पे है और ये हिस्सा आप देखें तो ये सिंगल माइनस पे, तो ये रिवर्स बाइसिंग में। यहां पर देखें तो ये प्लस से कनेक्टेड है इस समय और ये हिस्सा आप देखें तो माइनस से कनेक्टेड, तो ये दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब सेकेंड साइकिल में D2 जो है उससे करंट जाएगी, इससे D1 वाले से नहीं जाएगी। तो आधे साइकिल में D1 करंट दे रहा है और उसकी आधी साइकिल में D2 करंट दे रहा है। तो पूरी साइकिल में पूरी करंट आपको मिल जा रही है। दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। और ये बात यहां पर देखिए दिखाई गई है। यहां पर ये देखिए ये इनपुट वेव फॉर्म एट A है, A का मतलब ये पॉइंट, इनपुट वेव फॉर्म एट B जो यहां पर दिखाया गया है, ये देखिए B है, और ये आउटपुट है। आउटपुट का मतलब इस RL के क्रॉस जो आपको आउटपुट मिल रहा है। तो यहां पे देखिए जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था, पॉजिटिव था जब ये, तो ये रिवर्स बाइसिंग में था, उल्टा था ना वहां पर। फिर ये माइनस में गया तो ये प्लस में आया। ये देखिए ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में। अब ये प्लस में है तो D1 था फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो आपको मिल गया D1 से। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था आपका। इस समय इससे तो ये D2 यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में था, ये D1 रिवर्स बाइसिंग में और D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो ये देखिए D2 से मिल गया, तो ये मिला D1 से, ये मिला D2 से, ये मिला D1 से, ये मिला D2 से। फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी बात भी करेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की बातचीत। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें 4 डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें भी सीन वही होता है, अगर D2 और D4 एक साथ काम करते हैं और उसी के अपोजिट D1 और D3
एक साथ काम करते हैं। मतलब जब D2 D4 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो D1 D3 रिवर्स बाइसिंग में होगा। अब जब D1 D3 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो D2 D4 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, एक दूसरे के उल्टे चलेंगे और आपको भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इस तरह से रेक्टिफिकेशन मिल जाता है। तो उम्मीद है ये बात आप यहाँ पर पकड़ पाए होंगे। यही बात इसमें लिखाई गई, हाफ साइकिल में D2 D4 और उसकी आधी साइकिल में D1 D3 करंट को रिलीज करेंगे। कुछ पैरामीटर्स जो आपको ध्यान रखने हैं, एवरेज आउटपुट की बात करें, लिखा है आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, इट इज नॉट कांस्टेंट बट पल्सेटिंग इन नेचर। मैंने बताया था कि पल्सेटिंग मिलता है, वहीं पर आपको फिल्टर सर्किट लगाने पड़ते हैं वो पल्सेटिंग नेचर हटाने के लिए, तो वहां पर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एनीवे, एवरेज आउटपुट की बात करेंगे तो पहले था, देखिए हाफ वेव में V0 अपॉन पाई, यहाँ 2V0 अपॉन पाई है, ये 2I0 अपॉन पाई है, और dV/dC की वैल्यू देखिए ये है। RMS आउटपुट की बात करोगे तो VRMS V0 अपॉन √2 है, I0 अपॉन √2 है, और फिर रिपल फैक्टर जो होता है वो 48% है। और रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसका डबल। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इसको पकड़िए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसकी बात की जा सकती है। कुछ और फैक्टर्स का इस्तेमाल कर लीजिए आप। पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ 2V0 के बराबर होता है। आगे देखिए एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी इसकी होगी 81.2%, और फॉर्म फैक्टर होता पाई अपॉन 2√2। तो इन बातों को यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने फिल्टर सर्किट का बताया था। द आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज डबल दैट ऑफ इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, बट इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी की बात, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक। और रिपल्स के लिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। रिपल का मतलब ऐसे ही पुच पुच जो आ रहा है रिपलिंग। तो इस रिपलिंग को हम ऐसा करना, ये जो हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो करीब करीब ऐसी वैल्यू हमें मिलने लगती है, रिपलिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर सर्किट का मतलब समझ लीजिए ऐसे ही जैसे चाय छानते हो तो चाय पत्ती रह जाती है छन्ने में या छन्नी में, और चाय पी जाते हो निकाल के। हमको भी बड़ी अच्छी लगती है चाय तो वही कहानी यहाँ कि ये जो रिपल इफेक्ट यानी एसी वाला इफेक्ट है, जब फिल्टर सर्किट लगा देते हैं चाहे तो कैपेसिटर या इंडक्टर इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, तो उस समय वो एसी वाले को छान देता है और डीसी को जाने देता है, या एसी को जाने देता है, डीसी को छान देता है, क्योंकि जो फिल्टर सर्किट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो पैरेलल या सीरीज में लगाए जाते हैं, जो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। तो ये यहाँ पे कहानी बन जाती है। अब यहाँ पर अगली चीज़ शायद एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, कह रहा है इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 100 हर्ट्ज व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल। रिपल में फुल वेव है, डबल हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा 200 हर्ट्ज। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं बड़े आराम से, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अब आगे की बातचीत करते हैं। 3 क्वेश्चन चैलेंज का टाइम हो गया। इन 3 क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे भी दिखेगा, मुझे भी खुशी होगी कि आपने लगाया, वरना लगा लीजिएगा कम से कम, ये पक्का है। तो यहाँ बात करते हैं और इसके आंसर आपको अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए 5 सेकंड आपको दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 5 सेकंड बेटा, और इसको पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चैलेंज नंबर 2। ये रहा चैलेंज नंबर 2 बेटा, इसके लिए भी 5 सेकंड ले लो और इसको करके बताओ कि क्या बड़ा ही सरल सवाल है, आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। तो करके ज़रा देखिए और बताइए। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे। आज का फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगाइए और इसका आंसर बताइए कि क्या आप इसका आंसर आपके हिसाब से हो सकता है। तो 5 सेकंड हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स का डर मैं आपका दूर करके रहूँगा। फिजिक्स में आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और 150 नंबर आप लाके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।